नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। राजीव जैसे ही पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाकर घर के अंदर पहुंचता है तो सोफे में बैठी नीतू के चेहरे को देखकर वह नीतू से पूछता है, क्या हुआ जाने मन, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? आखिर इस गुलाब के चेहरे की आज हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? तुम्हारा चेहरा खिला खिला ही अच्छा लगता है, ऐसे में उदास होकर क्यों बैठी हुई हो? तो और क्या करूं, रोज रोज की खिटपिट से मैं परेशान हो गई हूँ राजीव। मैं तुम्हारे माता पिता की और सेवा नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। या तो उनका कुछ करो वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे जाने मन, मेरी गुले गुलजार, मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या हो गया है? मम्मी पापा है मेरे, ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उनकी सेवा करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? आखिर मम्मी पापा ने ऐसा क्या बोल दिया है तुम्हें? बोलेंगे क्या, उनके काम ही ऐसे हैं। एक तो उनको ढंग से सुनाई नहीं देता है और मम्मी जी को ढंग से दिखाई नहीं देता है। कोई भी काम करने को बोलती हूँ तो दोनों ही अपने काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे में मैं अकेले उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। एक तो घर के सारे काम करूँ, ऊपर से मम्मी पापा की सेवा मुझसे नहीं होगी। या तो उनका कोई इलाज करो वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे ऐसी बातें मत बोला करो, तुम्हें पता है ना, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगा ना तुम्हारे बिना। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना कर लाओ, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर नीतू किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। राजीव अपने कमरे में सोच रहा होता है कि आखिर माँ पिताजी का क्या किया जाए। यह रोज रोज के झगड़ों से उसका दिमाग खराब हो जाता है। आखिर उनकी भी तो अपनी लाइफ है, कब तक अपने माता पिता का बोझ वह अपने सर पर ढोता रहेगा? दरअसल दीनानाथ जी अपनी पत्नी शांति जी के साथ पिछले कई सालों से उस घर में बहू बेटे के साथ रह रहे थे। दीनानाथ जी बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही उनकी वहां से छुट्टी हुई थी, या यूं कहा जाए कि वह वहां से रिटायर हो चुके थे। उसी जगह पर उनके बेटे राजीव को वह नौकरी मिली। दीनानाथ जी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार थे, लेकिन राजीव इसका उल्टा ही है। वह हमेशा चापलूसी, लालच और चालाकियों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि वह अपने कार्य के बदले या अपने पद पर होने के कारण के गुरूर से लोगों से रिश्वत भी लेता है, जबकि दीनानाथ जी ने अपने कार्यकाल में कभी भी किसी भी इंसान से रिश्वत का एक अंश भी नहीं उठाया। वही बात अपने बेटे को भी सिखाते थे कि बेटा बेशक कम खा लेना, लेकिन किसी के पैसे मत मारना, किसी गरीब की हाय मत लेना। लेकिन राजीव अपनी पत्नी की आए दिन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लोगों से रिश्वत लेता था। नीतू भी कोई कम नहीं थी। वह यह पता करती थी कि पड़ोस में किस किस का इलेक्ट्रॉनिक का सामान आया है, किसका फ्रिज आया है, किसका एसी लगा है और बिजली कौन कितना इस्तेमाल करता है। उसकी खबर उसे अच्छे से रहती थी। वह आकर राजीव को वह सब बता देती। फिर राजीव का काम होता था उनके घरों में जाकर छापा मारना और उनसे मोटी रकम ऐंठना। लोग सरकारी पचड़ों में न पड़ने के कारण उसको उसकी मुंह मांगी कीमत दे दिया करते, लेकिन दीनानाथ जी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे। मन ही मन बहुत दुखी होते और राजीव को समझाते भी कि बेटा ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन राजीव था कि वह अपनी ही चलाता था। इसी बात को लेकर अक्सर वह अपने पिता से लड़ पड़ता था। शांति जी, जिनकी आंखें थोड़ी बहुत खराब थी, उसी का इलाज चल रहा था। रविवार का दिन था। दीनानाथ जी को अपनी पत्नी शांति जी को हॉस्पिटल लेकर जाना था, जहां पर उनका आंखों का टेस्ट होना था और साथ ही अपने कानों का भी टेस्ट और एक्सरे उनको कराना था। रविवार होने के कारण राजीव की छुट्टी थी, तो दीनानाथ जी ने सोचा कि बेटा हमें हॉस्पिटल दिखा लाएगा। बड़ी आस लेकर वह अपने बेटे के पास आए और बोले, राजीव बेटा, तुम खाना खाने के बाद हम दोनों को हॉस्पिटल ले चलना। इतना सुनने की ही देर थी कि राजीव भड़क उठा और बोला, पिताजी एक दिन मिलता है मुझे आराम करने का, हफ्ते में एक दिन। क्या मैं छुट्टी होने पर घर पर आराम नहीं कर सकता? उसमें भी आपको कोई ना कोई काम रहते ही हैं। कभी माँ की दवाई, कभी आपकी दवाई, कभी आपका टेस्ट, कभी माँ का एक्सरे। मुझसे नहीं होता है पिताजी, आप रिक्शा करके खुद चले जाइए। यह बोलते हुए, पैर पटकते हुए वह अंदर कमरे में चला गया।
दीनानाथ जी अपना सा मुंह लेकर अपनी पत्नी के सामने आते हैं और जोर से कहते हैं, अभी हम इतने लाचार नहीं हुए हैं। चलो शांति, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। शांति जी कहती हैं, ठीक है जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे ही दीनानाथ जी शांति जी के साथ कमरे से बाहर आते हैं तो इतने में ही नीतू की आवाज़ आती है, अरे राजीव, धूप बहुत हो रही है, क्या तुम मुझे ब्यूटी पार्लर छोड़ दोगे? आज मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट है। अरे हाँ हाँ जान, अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट दो, मैं रेडी होकर निकलता हूँ। यह सुनते ही दीनानाथ जी और शांति जी के तन बदन में आग सी लग गई। वह सोचने लगे कि अभी तो यह रविवार की छुट्टी का बहाना करके हमें मना कर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर ही यह तुरंत दौड़कर जा रहा है। फिर भी दीनानाथ जी शांति जी को लेकर वहां से निकल गए। आखिर वह क्या कर सकते थे? उनका बेटा जब इस बात को नहीं समझ रहा था तो उन्होंने उसे ना समझ कर ऐसे ही छोड़ दिया और वे डॉक्टर के पास चले आए। पत्नी का टेस्ट भी करवा लिया और अपने कानों का एक्सरे भी करवा लिया। जैसे ही टेस्ट करके और दवाइयाँ लेकर वह घर आए और अपनी पत्नी को बोले, शांति, यह लो तुम्हारी दवाई और अब तो कुछ खाकर यह दवाई ले लो। अब 4 दिन के बाद जाना है। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी आंखें पहले से बेहतर हैं और मेरे कान का एक्सरे की रिपोर्ट भी 4 दिन के बाद आएगी, तो हम दोनों उस दिन चले जाएंगे। राजीव यह सब बातें अपने माँ बाबूजी के कमरे के दरवाजे के बाहर से सुन रहा था। यह सुनते ही खुशी से उछलता हुआ वह अपने कमरे में आया और नीतू की बाहों से पकड़कर घुमाते हुए खुशी खुशी बोला, मिल गया, क्या आइडिया मिल गया। अरे क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या मिल गया? कौन सा आइडिया मिल गया? किस बारे में बात कर रहे हो? अरे मेरी जान, जो तुम सोच रही थी वह मिल गया, उसका मैंने तोड़ निकाल लिया। क्या मतलब? नीतू से पहले समझ नहीं पाई। फिर उसने कहा कि अरे ना समझ क्यों बन रही हो, तुमने ही तो कहा था कि मम्मी पापा का कुछ करो, तो अब मुझे एक आइडिया मिल गया। क्या कह रहे हो? सच में? दोनों खुशी में नाचने लगते हैं। नीतू कहती है, अच्छा यह सब तो ठीक है, अब यह बताओ आइडिया क्या है। राजीव नीतू को सब कुछ बता देता है। नीतू खुशी से उछलने लगती है। तभी राजीव कहता है कि देखो, इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम और मैं मम्मी पापा से आज़ादी पा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दीनानाथ जी शांति जी को दवाई देकर जैसे ही बिस्तर पर सुलाने वाले थे, इतने में नीतू दूध के गिलास लेकर कमरे में पहुंच जाती है। अरे मम्मी जी, पापा जी, यह लीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लाई हूँ, इसे पी लीजिए। बहू के हाथ में पहली बार दूध के गिलास देखकर दीनानाथ जी और शांति जी कुछ हैरान से हो जाते हैं। जो बहू उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी और जो बहू उनको 1 मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती, आज उन्हें दूध पिला रही है। आखिर आज ऐसा क्या हो गया है जो वह मेरी इतनी सेवा कर रही है? फिर भी माता पिता तो भावनाओं के भूखे होते हैं ना। बहू का प्यार देखकर वह भावुक हो गए और खुश होकर बोले, अरे बहू दूध। मम्मी जी जल्दी कीजिए, नहीं तो दूध ठंडा हो जाएगा। और हाँ, मैंने पापा जी के पसंद का गाजर का हलवा भी बना दिया है। दूध पीने के बाद आप थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आपके पसंद का गाजर का हलवा खिलाती हूँ। बहू का इतना सम्मान और प्यार देखकर दोनों माता पिता की आंखों में चमक सी आ जाती है। चलो कुछ तो सुधार आया हमारे बच्चों में। इतने में ही राजीव अपने माँ के पैर दबाने लगता है और बोलता है, माँ अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारी अच्छी से सेवा करेंगे और तुम देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और पिताजी के कान भी स्वस्थ हो जाएंगे। बेटे और बहू का यह रवैया देखकर उनको हैरानी तो हुई, लेकिन एक तरफ खुशी भी थी कि चलो अच्छी बात है, आखिर बहू बेटा को कुछ अक्ल तो आई। यह सोचकर दोनों दंपत्ति खुशी से भाव विभोर हो गए। अगले दिन राजीव ऑफिस से आते समय अपनी माँ के लिए साड़ी और पिताजी के लिए एक शॉल लेकर आता है। वह शाम को उनके कमरे में जाकर वह चीजें उनको देते हुए कहता है कि पिताजी, यह आपके लिए शॉल लेकर आया हूँ, और माँ, मैं अब पहली बार आपके लिए एक चीज लाया हूँ
जो आपको बहुत पसंद आएगी। आपको साड़ी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। साड़ी को देखकर शांति जी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, इसमें रोने की क्या बात है? अरे नहीं बहू, मैं रो नहीं रही हूँ, यह तो खुशी के आंसू हैं। इतने सालों में राजीव ने हमें कभी कुछ भी नहीं दिया, आज पहली बार वह हमारे लिए कुछ लाया है, बस इसीलिए यह खुशी के आंसू छलक आए हैं। अरे मम्मी जी, आप भी ना ऐसा थोड़ी करते हैं। अब आप खुश हो जाइए। आपको पता है हम यह सब चीज़ क्यों ले आए हैं? नहीं बेटा, क्यों लेकर आए हो? क्योंकि हम लोग पूरा परिवार मिलकर बाहर घूमने जाने वाले हैं। घूमने जाने वाले हैं? लेकिन हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है बेटा। अरे मम्मी जी, तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी, हम उसके बाद ही घूमने जाएंगे। डॉक्टर ने आपको बोला है ना कि 4 दिन के बाद आपको टेस्ट की रिपोर्ट भी आनी है और आपकी आंखें भी लगभग ठीक हो चुकी हैं। तो हमने सोचा है कि हम चारों किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे। देखो, राजीव ने तो टिकट भी बुक करवा दी है, हम 4 दिन बाद ही घूमने चलेंगे। लेकिन बेटा, उस दिन तो हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, हम कैसे कर सकते हैं? तभी राजीव बोलता है, अरे माँ, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और आपका टेस्ट करवाने के बाद, रिपोर्ट दिखाने के बाद, डॉक्टर से पूछ कर ही हम हिल स्टेशन के लिए जाएंगे। दीनानाथ जी अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और वह कहते हैं, चलो अच्छा है, ये नालायक जो हमें इस घर में देखना नहीं चाहता, वह हमारे अंतिम समय में कुछ तो कर रहा है। अच्छी बात है। तब से लेकर हॉस्पिटल जाने तक दोनों पति पत्नी ने मिलकर माता पिता की ऐसी सेवा की जो उन्होंने इतने सालों तक कभी नहीं की। दीनानाथ जी और शांति जी अपनी किस्मत पर इतराने लगे, यह सोचकर कि बहू बेटे का प्यार उनको मिल रहा है और उस प्यार को किसी की नजर न लगे। अब वो दिन आता है जब हॉस्पिटल जाना होता है तो माँ वही साड़ी पहनती है जो उसका बेटा उसके लिए लाया होता है। पिताजी, आप शॉल जरूर ले लेना, क्योंकि वहाँ हिल स्टेशन में ठंड रहेगी, इसीलिए तो मैं आपके लिए यह शॉल लाया हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने रख लिया। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले हॉस्पिटल चलेंगे। नीतू, जल्दी से चलो वरना हम लेट हो जाएंगे, हमारी गाड़ी शाम के 6 बजे की है। ठीक है बाबा, आती हूँ। गाड़ी में बैठकर वह सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। उसके बाद सारे टेस्ट रिपोर्ट दवाइयाँ लेने के बाद हाईवे की तरफ निकल आते हैं। हाईवे की तरफ पहुंचने वाले ही होते हैं कि अचानक राजीव की गाड़ी बंद हो जाती है। दीनानाथ जी और शांति जी को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। नीतू भी घबराने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, अरे राजीव, क्या हुआ? हमें लेट हो रहा है, 6 बजे की हमारी गाड़ी है और तुम लेट क्यों कर रहे हो? अरे जान, मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है, यह गाड़ी चल नहीं रही है, यह स्टार्ट नहीं हो रही है। दीनानाथ जी बोलते हैं, बेटा क्या हो गया है? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तुमने पेट्रोल तो भरवा दिया था ना? हाँ पिताजी, मैंने सुबह सारा चेक किया था, गाड़ी सही चल रही थी। अब पता नहीं अचानक से हाईवे पर पहुंचकर रुक गई है। कोई नहीं पिताजी, आप दोनों अंदर बैठे रहिए, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद राजीव गाड़ी को चलाने का नाटक करता रहा। नीतू गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती है और बोलती है, अब क्या करना है? तो राजीव बोलता है, अब हमें अपने आइडिया को अंजाम देना है। इतना कहकर वह दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर गाड़ी और चलाने के बाद फिर से गाड़ी बंद हो जाती है। अब गाड़ी लगभग हाईवे के बीच में होती है, जहां चारों ओर सन्नाटा होता है। दोबारा गाड़ी बंद होने के कारण शांति जी घबराने लगती है। तभी राजीव बोलता है, माँ पिताजी, आप दोनों उतर जाइए, मैं देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, देखता हूँ आसपास कोई मैकेनिक मिलता है तो मैं गाड़ी को ठीक करवा कर लाता हूँ। नीतू बोलती है, अरे आप अकेले गाड़ी कैसे ले जाएंगे? ऐसा करती हूँ, मैं पीछे से धक्का लगाती हूँ। अरे बहू, तुम क्यों धक्का लगाओगी? मैं हूं ना, मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप क्यों करेंगे? आपकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। नीतू सही कह रही है पिताजी, वह धक्का मार देगी तो मैं धीरे धीरे गाड़ी को मैकेनिक के पास ले चलूंगा, फिर जैसे ही गाड़ी ठीक होगी तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तब तक आप माँ का ख्याल रखिए और यहाँ से कहीं मत जाइएगा। बेटा, इस सुनसान इलाके पर तुम हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो? एक काम करते हैं, हम दोनों भी साथ में चल लेते हैं। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? कैसे चलोगी? वैसे भी तुम्हारे घुटने में भी तो दर्द रहता है ना, ऐसे में
मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम बस जल्दी आ जाएंगे। आप दोनों यहीं पर हमारा इंतजार करना, ठीक है? बेटा तुम जल्दी आ जाना बस। हाँ हाँ पिताजी, हम जल्दी आ जाएंगे। ऐसा करते करते पूरे 4 घंटे हो गए, लेकिन राजीव और नीतू का कोई अता पता नहीं। अब तो रात होने को आई थी। दीनानाथ जी और शांति जी उस घने अंधेरी रात में उस हाईवे पर अकेले बैठे हुए थे, इस इंतजार में कि उनका बेटा बहू गाड़ी ठीक करा कर आएंगे और हमें ले जाएंगे। अंदर ही अंदर डर भी रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, वह दोनों क्यों नहीं आए, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मैकेनिक क्यों नहीं मिला। तरह तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे थे और साथ ही उन दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दीनानाथ जी बहुत देर तक तो शांति जी को समझा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। जब रात के 2 बज रहे थे, ठंड भी हो रही थी और इलाका इतना शांत था कि हल्की सी आवाज भी बड़ी भयानक लग रही थी। वह दोनों दंपत्ति एक दूसरे को वहीं सोल ओढ़ते हुए जो उनका बेटा लेकर आया था बैठे हुए थे सड़क के किनारे। तभी वहां से एक पुलिस वाली हॉर्न वाली गाड़ी निकलती है। शायद कोई बड़े अधिकारी की गाड़ी थी। अंदाजा सही निकला। बड़े आईपीएस अधिकारी भुवन गुप्ता, जिनकी हाल ही में वहां पोस्टिंग हुई थी, उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी। थोड़ा सा आगे जाकर गाड़ी रुकी तो दीनानाथ जी की सांस में सांस आ गई। बूढ़े दंपत्ति को सड़क के किनारे देखकर उन्होंने गाड़ी रोक ली और पूछने लगे कि माताजी, आप दोनों इस सुनसान इलाके में, इस हाईवे में क्या कर रहे हैं? तभी दीनानाथ जी रोते रोते उनको सारी स्थिति बता देते हैं। आईपीएस अधिकारी भुवन गुप्ता को समझने में देर नहीं लगी कि उन बूढ़े दंपत्ति के साथ आखिर हुआ क्या। उन्होंने कहा कि आप हिम्मत मत हारिए, एक काम कीजिए, मेरी गाड़ी में बैठिए और मेरे घर चलिए। रात बहुत हो गई है, बल्कि कुछ घंटे बाद तो सुबह होने को आएगी। ऐसा कीजिए, आप लोग गाड़ी में बैठकर पहले मेरे घर चलते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। उनके पास कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वह लोग आईपीएस अधिकारी भुवन गुप्ता की गाड़ी में बैठ जाते हैं और भुवन गुप्ता अपने सरकारी क्वार्टर में उन्हें लेकर आते हैं। वहां पर उन्हें भरपेट खाना और सर छुपाने को जगह मिल जाती है। दोनों दंपत्ति चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उनके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भुवन गुप्ता के बहुत समझाने के बाद भी दीनानाथ जी और शांति जी चुप ही नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे दोनों दंपत्ति सो गए। सुबह के 7 बजे जैसे उनकी नींद खुली तो वह अपने घर जाने की जिद करने लगे। तभी भुवन गुप्ता बोले, वह सब ठीक है माताजी, लेकिन दीनानाथ जी आप मुझे बताइए और शुरुआत से बताइए कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। आखिर आपका बेटा और बहू बीच रास्ते में अंधेरी रात में आपको छोड़कर क्यों चले गए? तभी दीनानाथ जी बोलते हैं कि बेटा पता नहीं उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि पिछले 4 दिनों से वह लोग तो हमसे बहुत से प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन आज अचानक वह लोग ऐसा करेंगे हमने सोचा नहीं था। आईपीएस अधिकारी भुवन गुप्ता ने उन्हें समझाया कि वह आपको दरअसल घर से बाहर निकालने की साजिश करके ही निकले थे, तभी तो वह आधे रास्ते में आपको छोड़कर चले गए और झूठा प्यार दिखाकर 4 दिनों से आपको धोखा दे रहे थे। दीनानाथ जी ने जैसे ही यह सुना तो वह भी समझ गए कि बेटे बहू ने उनके साथ धोखा किया है। वह गुस्से में लाल हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी भुवन गुप्ता उनको समझाते हैं कि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप कहोगे तो मैं 1 मिनट में उनको जेल करा सकता हूँ, लेकिन वे लोग आपके गुनहगार हैं। आपको उन्हें सजा देनी चाहिए, जिसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उनको जो भी सबक सिखाना है वह आप दोनों को ही सिखाना होगा, ताकि कोई भी औलाद ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। यह सुनकर दीनानाथ जी बोलते हैं, चुप हो जाओ शांति, अभी तक तो हम यह सोच रहे थे कि हमारे बेटा बहू के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, लेकिन हम गलत हैं। गलत उनके साथ नहीं, गलत तो हमारे साथ करके गए हैं। अब उन दोनों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब उन दोनों को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। भुवन गुप्ता से सारी बातचीत करने के बाद दीनानाथ जी ने अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। भुवन गुप्ता ने उन्हें समझाया कि अब उन्हें क्या करना है। सारी बातें समझने के बाद दोनों दंपत्ति उस दिन उन्हीं के घर में रुक गए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी से उनको मुक्ति मिल गई है। इसके चलते वह दोनों इतने बेशर्म हो गए कि उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाकर
घर में पार्टी रख दी। पार्टी के दौरान कोर्ट की तरफ से उनके पास एक नोटिस आता है। जैसे ही नोटिस राजीव पढ़ने लगता है तो उसकी पार्टी का पूरा नशा उतर जाता है। जैसे ही नीतू नोटिस को देखती है तो उसको तो मानो जैसे काटो तो खून नहीं। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह लोग तो सोच रहे थे कि मम्मी पापा या तो कहीं चले गए होंगे या फिर उन्हें किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। वह वापस यहाँ नहीं आएंगे। नोटिस में लिखा था कि यह घर दीनानाथ जी और शांति जी का है। दीनानाथ जी ने नोटिस में घर खाली करवाने का नोटिस जारी करवाया था और साथ में यह भी लिखा था कि 5 सालों का पूरा किराया उनको देना था। जब से वह मकान बना था तब से राजीव और उसकी पत्नी को वहां पर रहने का जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। अभी के अभी तुमको घर खाली करना पड़ेगा। जैसे ही नोटिस पढ़कर एक दूसरे को देखकर वह हैरान हो रहे थे। उसी समय दीनानाथ जी शांति जी सहित वहां पहुंच जाते हैं। भुवन गुप्ता जो आईपीएस अधिकारी हैं, वह स्वयं उन दोनों को अपनी जीप में बिठाकर घर ले आते हैं। बहुत बोलने के बाद भी जब दीनानाथ जी राजीव की बात नहीं सुनते हैं तो मजबूरी में राजीव और नीतू को घर से निकलना ही पड़ता है। अब वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। घमंड के चलते राजीव और नीतू ने अपने पिता और माता से कहा कि अपने हमें घर से निकाला तो क्या हुआ, हम जी नहीं सकते, हम कहीं भी रहेंगे पर आपके साथ नहीं रहेंगे। दीनानाथ जी ने कहा ठीक है, तुम जहाँ जाओ चले जाओ, लेकिन यह याद रखना कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मुझे 5 साल का किराया देना है। गुस्से में पैर पटकते हुए राजीव सामान लेकर नीतू के साथ निकल जाता है और वह किराए के फ्लैट में रहने लगते हैं। जहां वह 4 मंजिला घर में बड़े आराम से घूमती थी, आज वह 2 कमरों में सिमट कर रह गई थी। नीतू चिल्लाने लगती, लड़ने लगती। वहां राजीव दूसरी तरफ दुनिया भर के खर्चों से परेशान होकर अपनी नौकरी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसके बाद भुवन गुप्ता जी ने अपने अगला दाव चला। आखिर वो चुप कहाँ रहने वाले थे। उन्होंने तो ठान ली थी कि जो अपने माता पिता का इस तरह से तिरस्कार करता है, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देता है, तो उन बेटा बहू को सजा तो मिलनी ही चाहिए। यह सोचकर ही उन्होंने बिजली विभाग जहाँ पर राजीव काम कर रहा था वहां पर भी इन पर केस डाल देते हैं। राजीव पर रिश्वत लेने का आरोप लग जाता है, उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है। यह सब मुसीबतें झेलते हुए जैसे वह घर आता है तो नीतू बड़े कठोर शब्दों से उसका स्वागत करती है और बोलती है कि इन 2 कमरों में मेरा क्या होगा। कहा तो मैं एसी में रहने वाली, और यहाँ पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम रहो अपने इस 2 कमरों के मकान में। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वैसे भी जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। राजीव इतना सुनते ही नीतू को एक थप्पड़ जड़ देता है और बोलता है कि यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। काश मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी मुझे माफ नहीं करेंगे। जैसा मैंने उन लोगों के साथ किया है उसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो, और जो सजा मुझे मिलेगी वह तुम्हें भी मिलेगी। यह 2 मुसीबतें तो उसके सिर पर नाच ही रही थी, पर तीसरी मुसीबत तब आती है जब मकान मालिक उनसे एडवांस में किराया लेने पहुंच जाता है। यह सब गुप्ता जी की ही तरकीब थी उनको परेशान करने की। राजीव कहता है कि हमने 2 महीने का एडवांस तो आपको दे रखा है, तो आप और 3 महीने का एडवांस क्यों मांग रहे हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा और समझाने पर भी मकान मालिक नहीं मानता, तो उन्हें मजबूरी में वह मकान भी छोड़ना पड़ता है। अब दोनों पति पत्नी रास्ते में धूल झोंक रहे थे। इतने में भुवन गुप्ता की गाड़ी उनके पास से होकर गुजरती है। गुप्ता जी जो बहुत देर से उनको देख रहे थे, पास आकर उनसे बोलते हैं, अरे तुम तो वही हो ना, दीनानाथ जी और शांति जी के बेटे, जिनको मैंने उनके घर छोड़ा था। जी हाँ सर, मैं वही अभागा बेटा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ जाएंगे सर, घर से तो कब के निकल चुके हैं। अब तो ना नौकरी रही, ना घर रहा, ना ही माता पिता रहे। पत्नी भी साथ छोड़ने को कह रही है। एक बात बताओ राजीव, तुमने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया। जिसका तुम्हें पछतावा हो रहा है यह साफ दिख रहा है। सही कहा सर, मुझे बहुत पछतावा है। मुझे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए थी, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के कहने पर उनकी कभी कदर ही नहीं की। इसकी सजा ही भगवान मुझे दे रहा है।
अब जब तुम पछता ही रहे हो तो चलो एक काम करते हैं, तुम अपने माता पिता से एक बार और माफ़ी मांग लो, उनके घर चल लो। माता पिता तो दया की मूर्ति होते हैं। औलाद बेशक उन्हें छोड़ दे, गाली गलौज करे, मारे पीटे, लेकिन माता पिता कभी अपनी औलाद को ऐसे हालत में नहीं देख सकती है। क्या पता उनका दिल पसीज जाए और वह तुम्हें अपना ले। उम्मीद की एक छोटी सी किरण देखकर राजीव के मन में थोड़ी सी खुशी मिलती है। वह नीतू को भी इस चीज के लिए मना लेता है और कहता है, चलो नीतू, अपने पाप धो लेते हैं। नीतू भी अपने सास ससुर के प्रति किए गए व्यवहार के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कोई विकल्प न होने के कारण वह पति के साथ ही चली जाती है। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं, दीनानाथ जी उन्हें रास्ते में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि क्यों आए हो इधर, अब क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या हमें जीने भी नहीं दोगे, चले जाओ यहाँ से बेशरम। क्या रह गया था, उस दिन तो हम मर ही चुके होते, अगर यह सर नहीं आए होते तो हम तो कब के निकल गए होते। तभी राजीव की आंखों में आंसू देखकर दीनानाथ जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं। तभी गुप्ता जी कहते हैं, दीनानाथ जी और शांति जी, बेशक आपके बेटा बहू ने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसको सजा देने का आपका पूरा हक है, और उनको सजा मिली तो उनको समझ आ गया कि उन्होंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, जिनका इन्हें पछतावा भी है। लेकिन इस उम्र में बच्चे आपके साथ होने चाहिए। एक बार मेरे कहने पर तो उन्हें एक मौका देकर देखिए, जरूर ही वह अपनी गलती सुधारेंगे, मेरा वादा है। और नहीं सुधरेंगे तो मैं तो बैठा ही हूँ, दोनों को जेल में डाल दूंगा। ऐसा कहते ही दीनानाथ जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने लगती है। राजीव और नीतू दोनों जाकर दीनानाथ जी और शांति जी के पैरों पर गिर पड़ते हैं और रोकर माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं, माँ पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बुरा किया है और शायद इसकी कोई माफी भी हो नहीं सकती। मैंने अपनी नौकरी के साथ भी बहुत गलत किया, जिसकी मुझे सजा मिल चुकी है। अब आप हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका देकर देखिए। अगर हमने कुछ भी गलत किया तो आप हमें मार दीजिएगा। दीनानाथ जी राजीव का कान पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, तुझे समझा समझा कर मैं थक चुका हूँ। अब तू छोटा बच्चा नहीं रहा है जो मैं तुझे कान पकड़ पकड़ कर या फिर तेरे गाल लाल करके समझाता रहूं। तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी पत्नी है साथ में। अब तुम्हें समझना होगा, जीवन में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परिस्थिति के अनुसार समझ नहीं आती है। हम दोनों तो तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, बस इतनी उम्मीद करते हैं कि हमारे इस आखिरी समय में तुम हमारी बस थोड़ी सी इज्जत कर दिया करो। इससे ज्यादा हमने कभी तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बेटा बहू उनकी सेवा करे, उनकी इज्जत करे, उनको वह सब दे जिनके वे अधिकारी होते हैं। राजीव कहता है, हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, हम दोनों ने वाकई में बहुत गलत किया है। इसीलिए हम समझ चुके हैं कि माता पिता भगवान की तरह होते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, और हम ऐसा ही करेंगे। नीतू भी राजीव की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि राजीव सही कह रहे हैं माँ, अब से मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी और आपकी दिन रात सेवा करूंगी। शांति जी उन दोनों को माफ कर देती है और साथ ही दीनानाथ जी से प्रार्थना करती हैं कि अब आप भी मान जाइए, हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। भुवन गुप्ता यह सब चीजें देख रहे थे और सोच रहे थे कि परिवार भी क्या चीज होती है। हम अपना परिवार छोड़कर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ परिवार में तुम्हें रहने का मौका मिल रहा है तो तुम अपना परिवार छोड़ना चाहते हो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बोलकर भुवन जी वहां से जा ही रहे होते हैं। दीनानाथ जी उनको हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। गुप्ता जी कहते हैं, नहीं अंकल जी, आप हमारे पिता समान हैं और आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर भुवन जी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद राजीव और नीतू अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। यह सब देखकर दीनानाथ जी और शांति जी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और भुवन गुप्ता जी ने भी उस पर जो रिश्वत का केस किया था वो वापस ले लिया। उसके बाद राजीव को उसकी नौकरी मिल जाती है। 1 महीने बाद पता चलता है कि नीतू माँ बनने वाली है। घर में जैसे खुशियों की बहार आ जाती है। ठीक 8 महीने बाद नीतू एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसकी किलकारी से पूरा घर खुशियों से भर जाता है।
शांति जी और दीनानाथ जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे होते हैं। राजीव भी तब से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करने लगा था। नीतू और राजीव में एक सबक तो सीखा कि माता पिता चाहे तो उन्हें आसमान तक लेकर जा सकते हैं, अगर उन्हें परेशान किया तो वह तुम्हें पाताल लोक भी पहुंचा सकते हैं। यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए नीतू और राजीव ने अपने माता पिता की उनके अंतिम समय तक खूब सेवा की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।